आपने अल्ट्रा वायर्स एक्ट के लिए कोई प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया, सर आप नहीं वसूल सकते उसके पैसे, ठीक है। आपने एडवांस दे दिया 30 लाख रुपए, प्राइमा फेसी एकदम से तो आप नहीं वसूल पाओगे, लेकिन आप क्या क्या कर सकते हो उसके साथ में, सर आप सूट फॉर इंजंक्शन फाइल कर सकते हो। सूट फॉर इंजंक्शन फाइल कर सकते हो। इंजंक्शन मीन्स टू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो यदि पैसे इसके पास में अभी तक हैं, 30 लाख रुपए जो आपने एडवांस दिए हैं, वो पैसे इसके पास में अभी तक हैं, तो फिर जरूर आप सूट फॉर इंजंक्शन फाइल कर सकते हो टू स्टॉप द कंपनी फ्रॉम स्पेंडिंग दिस 30 लाख रुपीज एल्सवेयर। 30 लाख रुपए थे तो आपके ना, यस सर, तो आप उसको रोक सकते हो यदि अभी तक इसके पास में है। तो पहला काम आप कर सकते हो सूट फॉर इंजंक्शन फाइल करके इस कंपनी को ये 30 लाख रुपए कहीं और स्पेंड करने से रोकने के लिए। पहला रेमेडी समझ में आ गया मिस्टर एक्स के पास में क्या है। मिस्टर एक्स के पास में पहली रेमेडी समझ में आ गई, क्लियर है ना, यस सर। सेकंड रेमेडी क्या है, मैं बताता हूं आपको। यदि मिस्टर एक्स ने अल्ट्रा वायर्स काम से 30 लाख रुपए यहां पर दे दिए और कंपनी ने उसको कोई अपने लॉफुल डेट को चुकाने में काम ले लिया, लॉफुल डेट या लीगल डेट जो कि सही था, एकदम सही तरीके से कंपनी ने कोई उधार लिया हुआ था, उसको चुकाने में इन 30 लाख रुपए का उपयोग कर लिया जो कि अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन से मिले थे। तो सर जो भी रेमेडी यहां पर इस डेट देने वाले के पास में थी कंपनी के अगेंस्ट, वो सब रेमेडी अब किसको मिल जाएगी, सर मिस्टर एक्स को वो रेमेडीज मिल जाएगी। कैसे कि मैं समझाता हूं आपको, आओ अभी समझते हैं। मान लो एक बैंक है जिसने कंपनी को उधार दिया। कितना उधार दिया कि सर मान लो 50 लाख रुपीज का उधार दिया, यस सर। 50 मान लो 30 लाख का, अपन इस दायरे के अंदर ही रह के चलते हैं, चलो 30 लाख रुपीज का उधार दिया, ठीक है सर। अब कंपनी, बैंक ऐसे ही तो लोन देता नहीं है, बैंक बोलता है ना सर कुछ चीज गिरवी रखा हो, कोलेटरल रखा हो, कोई चीज है ना, तब मैं लोन दूंगा। तो इस कंपनी ने क्या किया, कंपनी के पास में कुछ प्रेशियस मेटल्स गोल्ड या सिल्वर पड़े हुए थे या प्लैटिनम पड़ा हुआ था, तो उसने वो कंपनी के पास में, बैंक के पास में गिरवी रखा दिया, ठीक है सर। आइडियली लोन देने वाला कौन, बैंक। लोन किसको मिला, कंपनी को मिला, बिल्कुल सही ट्रांजैक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, मिस्टर एक्स के साथ में कंपनी ने कोई अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन के लिए एग्रीमेंट बना लिया। मिस्टर एक्स ने 30 लाख रुपए यहाँ पर एडवांस कर दिए, ध्यान से समझना। मिस्टर एक्स ने 30 लाख रुपए एडवांस कर दिए, कंपनी ने वो 30 लाख रुपए बैंक से अपना लॉफुल डेट चुकाने के लिए वो 30 लाख रुपया काम में ले लिया। तो बैंक के पास में जो भी रेमेडी थी कंपनी के अगेंस्ट, क्या रेमेडी थी, वो प्रेशियस मेटल्स गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम यहां पर गिरवी रखा हुआ था ना, तो सर वो सारा मिस्टर एक्स वुड स्टेप इनटू द शूज ऑफ द बैंक एंड हैव द रेमेडी जो बैंक के पास में थी, यानी कि इस गोल्ड प्लैटिनम सिल्वर इन सब पे मिस्टर एक्स अब अपना हक जमा सकते हैं। वो सारी रेमेडीज अब किनको मिल जाएगी, मिस्टर एक्स को मिल जाएगी अपना पैसा वसूलने के लिए। सेकेंड चीज समझ में आई कि सर पहला तो सूट ऑफ इंजंक्शन है, सेकेंड ही विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द डेटर, जिस कंपनी ने जिसको अपना लॉफुल डेट चुकाने के लिए पैसा दे दिया, उस मिस्टर एक्स के पास में वो सारे राइट्स हो जाएंगे जो इसके पास में थे। आइए पढ़ते हैं इसको, आइए। तो इस पहले पॉइंट को भी खत्म करते हैं कि सर कंपनी के अगेंस्ट सूट फॉर इंजंक्शन लगा सकते हैं टू स्टॉप द कंपनी फ्रॉम स्पेंडिंग दिस मनी। दिस इज बिकॉज द कंपनी डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ द मनी विच इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी। जो कंपनी को गलत तरीके से पैसा मिला है वो उसकी ओनर नहीं बन जाती, इसलिए उसको खर्च करने से रोक सकते हैं। एज द लेंडर रिमेन्स द ओनर, देने वाले मिस्टर एक्स ही ओनर थे, he can take back the property in specie। वो अपने जुगाड़ लगा के जैसे भी है वो अपनी प्रॉपर्टी वापस लेंगे, कंपनीज एक्ट में नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लेंगे। मैं बताऊंगा आपको कैसे जब अपन वो पढ़ेंगे तब। नाउ इफ द अल्ट्रा वायर्स लोन हैज बीन यूटिलाइज्ड इन मीटिंग लॉफुल डेट, जो मिस्टर एक्स ने 30 लाख रुपए कंपनी को दिए थे अंडर अल्ट्रा वायर्स काम, वो उसने अपना लॉफुल डेट बैंक को चुकाने में काम ले लिए। Then the lender steps into the shoes of the debtor। मिस्टर एक्स बैंक के शूज में स्टेप इन कर जाएंगे और उनको वो सारी रेमेडीज मिलेगी जो बैंक को अपना पैसा रिकवर करने के लिए मिली थी। सो एंड कॉन्सिक्वेंटली ही वुड बी एंटाइटल्ड टू रिकवर हिज लोन टू द एक्सटेंट फ्रॉम द कंपनी।
30 लाख रुपए जो है वो रेमेडी जो है वो मिस्टर एक्स के पास में आ जाएगी, और जितना रुपए दिया उस हिसाब से कंपनी से वो रेमेडी यूज करते हुए वो पैसा वसूल सकते हैं। दो रेमेडीज समझ में आ गई, सूट फॉर इंजंक्शन, सेकंड यदि लॉफुल डेट पे कर दिया गया उनके पैसे से तो क्या रेमेडी है। ठीक है, थर्ड रेमेडी एक और मैं बताऊंगा आपको। चलिए आगे पढ़ते हैं। थर्ड रेमेडी ये होती है बेटा कि सर पढ़ के तो मिस्टर एक्स की ड्यूटी थी कि इस कंपनी का एमओए पढ़ के आना चाहिए था, यस सर इनकी ड्यूटी थी, पढ़ के नहीं आए, ठीक है सर, लेकिन सर कंपनी पे इसलिए दोषारोपण नहीं हो सकता क्योंकि कंपनी तो क्या है सर, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आप लोग ये भी तो आपके दिमाग में आपसे मेरे को एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर माना मिस्टर एक्स ने गलती की कंपनी के साथ में अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन करके, पर कंपनी की गलती नहीं है क्या, उन्होंने भी तो अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन कर दिया। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए था। वापस बोलूं क्या क्वेश्चन, शुड आई रिपीट द क्वेश्चन? नहीं, कि सर एक्स ने तो गलती की पर कंपनी ने भी तो गलती की। तो इसका आंसर ये है बेटा, कंपनी ने गलती नहीं की, उसका कारण है कंपनी कैसा पर्सन है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का खुद का दिमाग होता है क्या? आर्टिफिशियल, करण वारिया क्या हो गया? इधर पूछे देख सर के, पापा थे। ओ माय गॉड, कर ले भाई, बात कर ले। आर्टिफिशियल पर्सन का खुद का दिमाग होता है क्या? आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी का खुद का दिमाग नहीं होता है। तो हम कंपनी को तो हम रेस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते। सर कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन किसने लिए हैं? अरे कि सर डायरेक्टर्स ने लिए हैं। तो डायरेक्टर्स को पर्सनली रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। क्या ये तीसरी बात समझ में आई आपको? ये आपको नोट्स में, ये मतलब मॉड्यूल में शायद मिले नहीं मिले, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जाम में लिख के आना और अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। तो पहला तो क्या है कि सर सूट फॉर इंजंक्शन फाइल कर सकते हैं। दूसरा, यदि उस पैसे को कोई लॉफुल डेट चुकाने में काम लिया है तो उस डेट मतलब वील स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर। ठीक है, और तीसरा कि सर हम कंपनी के अगेंस्ट तो केस फाइल नहीं कर सकते, बट सर उनके डायरेक्टर्स को पर्सनली रेस्पॉन्सिबल बना सकते हैं कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। बात समझ में आ गई? कंपनी के ऊपर कुछ नहीं कर सकते अपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पढ़ो भाई। सर हाँ भाई बोलो। सर अगर सपोज कंपनी के एमओए में अगर कुछ सेपरेटली मेंशन्ड है तो फिर, अगर कंपनी, कंपनी के लिए वो चीज वो गलत नहीं है तो फिर, क्या कंपनी के एमओए में क्या मेंशन्ड है बेटा? कंपनी के हिसाब से वो चीज राइट है, जो जो ट्रांजैक्शन जो भी अग्रीमेंट था वो राइट था, तो फिर वो हाँ, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होनी चाहिए ना? अरे फिर तो होनी चाहिए ना। देखो, कंपनी के एमओए में लिखा हुआ है सीमेंट ट्रेडिंग करने का ऑब्जेक्ट क्लॉज में, ठीक है। मिस्टर एक्स ने कंपनी को 30 लाख रुपए इसलिए एडवांस कर दिए कि मुझे इतनी इतनी सीमेंट चाहिए, इक्वलेंट टू 30 लाख रुपीज। अब ये चीज यदि कंपनी पूरी नहीं कर रही है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में ले जाके एनफोर्स कराएगा या नहीं कराएगा कि मैंने इसको पैसे दिए, इसने मेरे को सीमेंट सप्लाई नहीं करी, या तो सीमेंट दिलाओ या मेरा पैसा ब्याज समेत दिलाओ। वो तो एनफोर्स करा सकता है क्योंकि ये सही कॉन्ट्रैक्ट है। अपन क्या बात कर रहे हैं, गलत कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। गलत मतलब जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके अल्ट्रा वायर्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछो भाई। मैं काबरा मुकुंद आजकल बड़ा ढीला ढीला रहता है भाई, खाना खा के बैठने पे एनर्जी सारी खाना पचाने में लग जाती है। ठीक है, ये तो खाना ही नहीं खाया सर अब तक। इसीलिए इतना मरा मरा रहता है। खाना ही नहीं खाया तो एनर्जी कहाँ से आएगी? ठीक है सर, आप तो चित भी मेरी और पट भी मेरी और आंटी मेरे पापा की वाली बात कर रहे हो, ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, मैं एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आए ना टेस्ट में तो ध्यान रखना, मुंबई आके डंडे मारूंगा, ध्यान रख लेना ये बात। ये सबके लिए, हाँ मैक के लिए नहीं है, नमे जो दांत दिखा रहा है ना सबसे ज्यादा उसी को पढ़ेंगे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। तो अब लास्ट पैराग्राफ अपन पढ़ते हैं। यश काबरा। Yes. An act which is ultra vires, the company being void, cannot be ratified by the shareholders of the company. स्टॉप Sometimes स्टॉप acts स्टॉप which स्टॉप is स्टॉप स्टॉप स्टॉप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है, सबसे पहले वर्ड रैटिफिकेशन का मतलब समझो। एक कहानी या एक इंसिडेंट से समझाता हूँ रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है।
रेटिफिकेशन वर्ड का मतलब होता है एक बार काम हो जाने के बाद में उसे अप्रूव कर देना या सही कर देना। कैसे कि सर मान लो नेतन रिबेरियो इज अ बॉस, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, ये बॉस है। नेतन रिबेरियो को एक दिन छुट्टी पे जाने की इच्छा हो गई, तो इसने अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट जो भी इसके नीचे काम करता था उसको अपनी सारी पावर्स दी, बोला अगले 10 दिन मेरे बिहाफ पे तू डिसीजन लेना, ठीक है, और जब मैं वापस आऊंगा तो तेरे डिसीजंस को मैं देख के और अप्रूव कर दूंगा, यानी कि काम हो जाने के बाद में मैं उन्हें रेटिफाई कर दूंगा कि हाँ ठीक है सही है, ठीक है, और कुछ काम जो गलत लगेंगे उनको मैं डिसअप्रूव कर दूंगा। रेटिफिकेशन वर्ड का मतलब होता है काम हो जाने के बाद में उसको अप्रूव कर देना, सही कर देना। तो ये क्या बोल रहा है, ये लाइन जो अभी अपन ने पढ़ी है बोल रही है एक ऐसा काम विच इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी। आपने यदि ऐसा काम कर लिया विच इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी, तो फिर वो काम वो एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा सर, वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, गलत एग्रीमेंट हो जाएगा। इट कैनॉट बी रैटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि अब इसका मतलब समझो, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि सर कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में सीमेंट ट्रेडिंग के लिए लिखा हुआ है, सडनली मिस्टर एक्स आए कंपनी को बोले बहुत अच्छा ऑफर दे रहा हूँ टॉयज ट्रेडिंग के लिए, आप मेरे को टॉयज चाइना से लाके सप्लाई कर दीजिए, ठीक है। कंपनी ने बोला ठीक है कर देते हैं। एग्रीमेंट कैसा कि सर अल्ट्रा वायर्स एग्रीमेंट है इसलिए वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है सर, बियॉन्ड दी पावर्स है इसलिए वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है सर। तो सर शेयर होल्डर्स, ये कैसा है सर, अल्ट्रा वायर्स काम है, क्या शेयर होल्डर्स इसको काम हो जाने के बाद में रेटिफाई कर सकते हैं, बाद में सही कर सकते हैं? नहीं सर। करने का सही तरीका क्या है, नमित ने पूछा था और मैंने बताया था, करने का सही तरीका होगा पहले शेयर होल्डर्स को क्या करना है, एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑब्जेक्ट क्लॉज को अमेंड करना है, चेंज करना है, फिर ये काम करना है, तो ही वो सही माना जाएगा। यदि एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में तो चेंज नहीं किया, ऐसा एग्रीमेंट बना लिया और बाद में शेयर होल्डर्स बोलते हैं अरे यार हम रेटिफाई कर देते हैं ना, होने के बाद में सही बोल देते हैं, अपना अप्रूवल दे देते, नहीं ये नहीं चलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? करने का सही तरीका ये होता है, ये नहीं होता है। क्या ये पहली लाइन समझ में आई आपको? बोलो यस और नो सभी जने। यश काबरा, काबरा जी समझ में आया? यस। चलिए सर, अब इस पे मैं खुद आपको सेकंड लाइन समझा रहा हूं जो समझने की कोशिश करना, ये बहुत ही गहरा टॉपिक है। ये जब तुम लोग सीए इंटर वगैरह में जाओगे, जब सीए बन जाओगे, तो किसी कंपनी का एमओए कैसे डिजाइन करना है इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दोगे। मेरी आज की क्लास पूरे जीवन भर याद रहेगी तुमको, ठीक है सर। अब इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि सर देखो, यदि एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज को अमेंड करके कर रहे हैं तो वो तो हो गया सही तरीका, क्योंकि सीमेंट ट्रेडिंग लिखा हुआ था, टॉयज ट्रेडिंग बाद में अमेंड करके जोड़ के फिर करेंगे तो वो तो होगा सही तरीका। सर अमेंड करोगे कैसे एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को? कि सर शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग बुलाएंगे, मेंबर्स की जनरल मीटिंग बुलाएंगे, ठीक है, उसमें 75% कम से कम शेयर होल्डर्स हाँ बोलेंगे तब ये अमेंडमेंट माना जाएगा। यानी अप्रूवल कौन कर रहे हैं? कि सर शेयर होल्डर ही तो अप्रूव कर रहे हैं सही तरीके में भी। गलत तरीका क्या है? बिना एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को अमेंड किए आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया टॉयज ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, फिर बाद में उसको रेटिफाई भी तो शेयर होल्डर्स ही कर रहे हैं। तो दोनों जगह करने वाले यही लोग हुए, तो क्यों पीछे पड़े हुए हो कि इसी तरीके से करें और इस तरीके से गलत है? क्वेश्चन समझ में आया? एग्जाम में कैसे आएगा क्वेश्चन? समझ में आया कि जब दोनों जगह यहां पर भी शेयर होल्डर्स ही अप्रूव कर रहे हैं सही तरीके में, यहां पर गलत तरीके में भी शेयर होल्डर्स ही तो रेटिफाई कर रहे हैं काम होने के बाद में, तो फिर सर आप क्यों पीछे पड़े हुए हो इसी के लिए? ये तो एक तरीके का न्यूसेंस हो गया। न्यूसेंस मतलब समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड न्यूसेंस? जबरदस्ती का आप हमसे काम करा रहे हो इसी तरीके से, ये तो एक तरीके का न्यूसेंस हो गया। तो आपको बोलना है कि सर ये क्वेश्चन आएगा कैसे, समझना कि सर द बेनिफिट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स जो है, बेनिफिट से ज्यादा ये एक तरीके का न्यूसेंस है।
तो आपको बोलना है हाँ, यस वी टोटली डू एग्री। ये एक तरीके का न्यूसेंस इसलिए है क्योंकि पहले भी शेयर होल्डर्स ही अप्रूव करते हैं, बाद में भी शेयर होल्डर्स ही रेटिफाई कर रहे हैं, तो कर तो वही रहे, तो उनको काम करने देना चाहिए। लेकिन सर फिर भी हम करने नहीं देते हैं। हम तो कहते हैं, हम तो लकीर के फकीर बने हुए हैं, तो हम तो कहते हैं कि सबसे सही तरीका यही है, इसी तरीके से किया गया, अदरवाइज वो काम अल्ट्रा वायर्स है। ठीक है, भले ही आपकी अपॉर्चुनिटी मार्केट में आजकल अपॉर्चुनिटी बहुत थोड़े टाइम के लिए आती है, उसको ग्रैब करना पड़ता है। तुम लग जाओ अपने एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को अमेंड करने में, चला गया 1 महीना तुम्हारे हाथ, तो कोई तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी के लिए रुका रहेगा क्या? नहीं, वो अपॉर्चुनिटी दूसरा ग्रैब कर लेगा। तो सर भले ही ये न्यूसेंस है, हम एग्री करते हैं, ये न्यूसेंस इसीलिए है क्योंकि बाद में और पहले दोनों जगह शेयर होल्डर्स का ही रोल आ रहा है, फिर भी हम उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं ये काम करने को, तो है तो न्यूसेंस। बेनिफिट क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का कि सर कंपनी अपने ऑब्जेक्ट लॉस के बाहर जाके काम नहीं कर सकती, तो सर ये शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के साथ में धोखा नहीं हो पाए, उनसे जो पैसा कह के लिया गया है, अरे बाद में भी तो वही हाँ भर रहे हैं यार। ठीक है, इसलिए ये न्यूसेंस है और बेनिफिट्स को ओवरवे कर देती है, पर काम आज भी इसी तरीके से हो रहा है। क्या पूरा 360 डिग्री चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो समझ में आ गया? एग्जाम में तुमको फंसाने की कोशिश करें तो जैसे गाइड किया है वैसा लिखोगे? यस सर। ये बातें आसानी से इतनी कोई बताता नहीं है गहराई में जाके। ठीक है, आइए आगे पढ़ो यश। यश एक सेकंड एन act एक सेकंड चलो कोई बात नहीं, सुनो sometimes सुनो, वैसे भी टाइम हो गया है। यहाँ से एक नई चीजें और इंटरेस्टिंग आ रही है, तो यहाँ से समटाइम्स वाली जगह से लेके एमओए का बचा हुआ पार्ट जो है, अभी है काफी टाइम है, ये जो मैंने आपको समझाया ना वो पार्ट ये रहा, देखो। द डिसएडवांटेज ऑफ दिस डॉक्ट्रिन आउटवे इट्स मेन एडवांटेज, नेमली टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। डिसएडवांटेज क्या है सर? आप करने ही नहीं दे रहे हो, बाद में भी करने वाले तो शेयर होल्डर्स ही हैं, तो पहले आप अमेंड किए बिना उनको रेटिफाई करने दो ना, सो डिसएडवांटेज है, बिल्कुल है। सो ऑल्दो इट मे बी यूजफुल टू मेंबर्स इन रिस्ट्रेनिंग द एक्टिविटीज ऑफ द डायरेक्टर्स, बाहर जाके काम मत करो, बट इट इज ओनली अ न्यूसेंस। ये न्यूसेंस से कम नहीं है, इन सो फार इट प्रिवेंट्स द कंपनी फ्रॉम चेंजिंग इन एक्टिविटीज इन अ डायरेक्शन विच इज एग्रीड बाय ऑल। अरे भाई शेयर होल्डर्स ही इधर भी एग्री कर रहे हैं, बाद में कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? फिर भी आप शेयर होल्डर्स को भी रोक रहे हो। ठीक है, सो द पर्पस ऑफ दिस डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स हैज बीन डिफीटेड as now the object clause can be easily altered by passing a special resolution of the shareholder। तो सर माना एमओए को अमेंड करना लेंदी काम है, लेकिन सर प्रोसेस तो इजी सा ही है कि सर शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाओ, स्पेशल रेजोल्यूशन 75% वाला पास कराओ और आप अपना एमओए को अमेंड कर लो, तो करा तो बाद में भी जा सकता है, इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए ये एक न्यूसेंस से कम नहीं है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ठीक है सर, बीच का ये जो पोर्शन है ये मैं आपको कल उठाता हूँ, और जहां भी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का क्वेश्चन आए वहाँ एक केस आपको जरूर चिपकाना है, दैट इज एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड। ये केस और ये पैराग्राफ और नीचे की चीजें मैं आपके साथ में कल की क्लास में डिस्कस करता हूँ। चलिए मुकुंद जी जाके खाना खा लीजिए। हाँ हाँ सर, बस अभी जा ही हाँ रहा हूँ। जी, हाँ किसका डाउट था बोलो। नहीं सर, मैं बाय बोल रहा था। ओके जी, बाय बाय।